हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशंस में एक्सरसाइज 9.4 को कंटिन्यू करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 18 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट। इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 3 seconds it is 6 units. Find the radius of balloon after t second. देखिए क्या दिया गया, वॉल्यूम ऑफ ए स्पेरिकल बैलून इन्फ्लेटेड चेंजेज एट ए कांस्टेंट रेट। कह रहे हैं कि कोई स्फीयर है, उसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। तो हमने लेट कर लिया, लेट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वी है। कह रहे हैं कि इसका वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। अगर रेट निकालना चाहें तो आप लोग कैसे निकालते हैं, आप लोगों को पता है। इसको हम लोग dv बाई dt लिख सकते हैं, और वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा, इक्वल टू के मान लिया। वेयर क्या है, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, करे इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट। ये क्या दिया कि इनिशियली, यहां पे नोट कर दें, बोला क्या इनिशियली क्या, इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, यानी कि रेडियस 3 यूनिट दिया गया। ठीक है, इनिशियली मतलब व्हेन टाइम इक्वल टू 0, यही बोल रहे हैं। जब टाइम 3 सेकेंड होता है तो इसकी रेडियस चेंज होकर कितना जाती है, 6 यूनिट हो जा रही है। तो उसके बाद बोला कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए बैलून आफ्टर टी सेकेंड। हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो रेडियस हमने क्या बोल दिया कि हमारी रेडियस आर है, हमें ये फाइंड करना है कब, टी सेकेंड के बाद, ये निकालना है। ठीक है, बोला फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर टी सेकेंड। तो हमने रेडियस को आर हमें फाइंड करना है, और टी सेकेंड में कुल मिलाकर के हमें आर और टी में रिलेशन निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व करें। देखिए यहां पे क्या निकला, dv अपॉन dt इक्वल टू के। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई यहां से। अब इस पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें। कैसे करेंगे इसको, वेरिएबल सेपरेबल से। यहां पे क्या है, dv और dt, तो क्या करें, dv एक साइड कर लें और dt को अदर साइड कर दें। तो dv इक्वल टू लिख दें k dt। यही करते हैं हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड में। अब क्या करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहां से क्या आ जाएगा बोलिए, तो ये आ जाएगा यहाँ से v, dv का हो जाएगा v, के कांस्टेंट हो गया, dt का क्या हो गया t, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। देखिए v को हटाना पड़ेगा, क्यों, रिलेशन आपको r में लाना। r कहाँ पे आएगा, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला ब्रेक कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू के टी प्लस सी। इसके क्वेश्चन फर्स्ट बोल दिया हमने। अब इसमें देखिए क्या है, एक r है, एक k है, एक टी है और एक सी है, यानी 4 पैरामीटर्स दिख रहे हैं ना। तो इसमें हमें रिलेशन आर और टी में निकालना है। तो इनको तो रहने दो, आर और टी को छोड़ दो। बाकी के और सी कहाँ से आएंगे, के सी की वैल्यू पता हो, पुट कर दें, जो आ गया वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ के और सी की वैल्यू निकालने के लिए ये कंडीशन दी गई है। ठीक है, कंडीशन क्या दी गई है, पहली कंडीशन क्या है, व्हेन टी की वैल्यू 0 है तब रेडियस हमारी 3 यूनिट है। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो कितनी आ जाएगी, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका क्यूब इक्वल टू के, और टी की वैल्यू क्या, 0 प्लस सी। ये कितना हो जाएगा, 1 3, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 × 3 × 3 लिखा है, तो बचेगा 3 × 3 9, और 9 × 4 36, यानी 36 पाई इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू तो निकल आई। अभी हमें वैल्यू चाहिए के की। और सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं। ये कंडीशन दी गई है, क्या है, when t इक्वल टू 3 सेकेंड है ना, तो r इक्वल टू 6 यूनिट। पुट कर दीजिए इसे मैं फिर से, तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब क्या, 6 × 6 × 6, ये तो लिखा 6 × 6 × 6 इक्वल टू, ये हो गया के की वैल्यू निकालनी है हम लोग को। अच्छा, यहाँ पे किसकी वैल्यू निकली थी, सी की वैल्यू निकलनी ना, यहाँ के की वैल्यू हमको निकालनी है। और टी की वैल्यू कितनी है इसमें, 3, और प्लस का सी की वैल्यू हमको पता है कितनी, 36 पाई। ठीक है ना।
अब देख लेते हैं, कुछ कट रहा काट दीजिए। तो यहाँ से क्या 3 2 जा 6, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए चाहे तो, है ना। 3 कॉमन लेना यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 कॉमन ले लीजिए तो k प्लस 12 पाई, ठीक है ना। 3 से और काट दीजिए, 3 2 जा यहाँ से आ जाएगा। तो 2 2 जा 4 4 4 जा 16, 16 इंटू 6 96, है ना। तो 96 पाई इक्वल टू यहाँ से क्या बचा k प्लस 12 पाई। इम्प्लाइज दैट यहाँ से अगर k की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी बताइए, k की वैल्यू ये 12 पाई इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 84 पाई, ठीक है ना। 84 ही आएगा ना, 6 से 2 माइनस करेंगे और 9 से 1 8, ठीक है 84। अब क्या हो गया, k और c की वैल्यू दोनों आ गई, अब तो खत्म हो गया, अब तो कोई कुछ बचा ही नहीं। अब क्या k और c की वैल्यू कहाँ पुट कर दे, इक्वेशन पर फर्स्ट में। तो पुट वैल्यू ऑफ k एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या आ जाएगा बोलिए, 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू k की वैल्यू कितनी आई है 84 पाई, 84 पाई और इस साथ क्या t, और c की वैल्यू कितनी है 36 पाई ना, 36 पाई। देखिए जो कॉमन मिल रहा है उसे ले रहे हैं। कॉमन कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है ना, 12 और पाई भी मिल रहा, तो ये ले लिया, कॉमन ले लिया। ये कितना बचेगा 7t प्लस का ये कितना 12 3 आएगा ना। अब देखिए जो कट रहा काट देते हैं, तो यहाँ से कट गया, कितना आ जाएगा 4 3 जाए ना, ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ से और पाई से पाई भी कैंसिल हो रहा, देखिए तो कितना बचा, ये बचा r³/3 इक्वल टू 3, और ये कितना हुआ 7t प्लस 3। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से r³ निकाल सकते हैं, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 3 जा 9, 9 इंटू 7 63t प्लस, या 9 हुआ तो 9 का 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो रिलेशन t और r में निकालना था, ये रिलेशन आ गया। चाहे तो थोड़ा सा और सॉल्व कर दे, बाकी ये आंसर भी करेक्ट है। अगर r की वैल्यू निकालेंगे तो 63t प्लस 27 की होल पावर क्या हो जाएगा 1/3। बिकॉज इसमें r की वैल्यू निकालनी थी तो हमने r की वैल्यू निकाल लिया, ये भी रिलेशन ठीक है, बट r की वैल्यू निकालना तो r की वैल्यू निकाल लिया। r³ था, अगर अदर साइड ले जाएंगे तो उसकी पावर 1 में हो जाएगी, या 3 है तो 1/3 हो गई। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे लग नहीं रहा कि इसको रिपीट करने की जरूरत है ना, क्लियर हो गया। कह रहे थे कि इसका वॉल्यूम जो है एक इन्फ्लेटेड चेंज है, यानी उसका एक कह रहे हैं कि कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा। तो हमने कि इसका रेट निकाल लिया वॉल्यूम को, उसको k के बराबर कर दिया, यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, वेरिएबल से वेरिएबल से सॉल्व कर लिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला ब्रेक कर दिया। उसके बाद किया, कंडीशन दी गई थी, अगर इनिशियली जब टाइम 0 है तो रेडियस 3 यूनिट है, 3 सेकंड के बाद उसकी रेडियस कितनी आ रही है 6 यूनिट, ठीक है। 2 कंडीशन दी गई थी, उनके हेल्प से हमने k और c की वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद यही k और c वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, तो r और t में रिलेशन निकाल आया। यहाँ से हमने r की वैल्यू t के टर्म में निकाल आई, ठीक है। आसान था और अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हटा दें, इसके जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि उन वर्ड प्रॉब्लम से पहले तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। तो दोनों काम करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया, कह रहे इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली एट द रेट r% per year. Find the value of r if ₹100 double itself in 10 years, और log 2 की वैल्यू दी गई है। कह रहे इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली एट द रेट r% per year। तो पहले तो आप लोग देखिए कि रेट का मतलब क्या होता। अगर आपने 100 रुपीज़ बैंक में जमा किए, अगर इसका रेट अगर 5% है, इसका मतलब क्या होगा कि 100 रुपये में एक साल में आपको 5 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा, यही इसका मतलब होता है। अगर यही मान लिया 500 हो तो 500 कैसे निकालते हैं, 5% 5/100 कर देते हैं। यहाँ पे 5/100 करेंगे तो 500 से 100 कैंसिल 5 आ जाता है। अगर 5% निकालेंगे 500 का तो क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा, यही मतलब उसका होता है ना।
तो ये जानना जरूरी, पहले कि ये रेट क्या होता है, रेट से वैल्यू कैसे निकलता है। अब क्या, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। अगर हमने प्रिंसिपल को लेट कर लिया P है, लेट प्रिंसिपल हमारा P है, तो कह रहे हैं जो प्रिंसिपल चेंज हो रहा यानी dp/dt, वॉल्यूम का रेट निकाला तो dv/dt किया था, अगर प्रिंसिपल है तो dp/dt, और ये कितना दिया गया R% पर ईयर। बट R% किसका, अगर अभी हमने निकाला था 5% निकाला था, तो जो प्रिंसिपल जमा करेंगे उसी को तो मिलेगा, तो R% अपने हम कुछ नहीं है, बताना पड़ेगा किसका, R% ऑफ P, ठीक है ना। ये पर ईयर दिया गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ 100 डबल इट्सेल्फ इन 10 ईयर्स। वो देखिए हम इसको अलग से निकाल लेंगे, अभी पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें, चाहे तो इसको कंडीशन दी गई उसको नोट कर लेते हैं साइड में, क्या क्या दिया गया क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अभी हम डायरेक्ट यहाँ कर लेंगे। कह रहे हैं कि प्रिंसिपल फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ ₹100 डबल इट्सेल्फ इन 10 ईयर्स, यानी इनिशियली जब टाइम 0 है, तो शुरुआत में जमा करेंगे तो हमारे लिए तो टाइम 0 ही रहेगा, तब वो कह रहे हैं प्रिंसिपल वो 100 है, ठीक 100 ही बोले ना 100, बट ये कह रहे हैं जब टाइम हो जाता है 10 ईयर्स बाद, ये कह रहे हैं कि ये 200 हो जाता है डबल इटसेल्फ, ठीक है। और क्या दिया गया, log2 की वैल्यू दी गई है, log2 बेस ई, इसकी वैल्यू 0.693, यही है ना 6931, ठीक है, यही दिया गया, ये गिवन है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, हमें R की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए पूरे क्वेश्चन की मैप पहले बना लिया, क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब चीज़ें अब हो गई। अब क्वेश्चन आपको खत्म हो गया, क्वेश्चन जरूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इन कंडीशन के बेस पे इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट C की वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे, जो रिलेशन आएगा वही वहाँ से R निकल आएगा। तो पहले तो हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन जो बन रही है इसको सॉल्व कर लें। यहाँ से क्या जाएगा, dp/dt इक्वल टू R% का मतलब क्या हुआ, R/100, अगर 5% है तो 5/100 करते हैं, ठीक है ना, R% करेंगे तो परसेंट हटाइए, डिवाइडेड बाई 100 इंटू P। अब क्या करें, अच्छा R कांस्टेंट होगा, जो भी पर ईयर में इंटरेस्ट मिलता है तो 5% तो कांस्टेंट रहता है ना, तो R भी यहाँ पे कांस्टेंट है, याद रखिएगा। P वेरिएबल है, P जो है P वेरिएबल है ना, यही तो चेंज हो रहा, तो P को क्या करें, पहले तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल को dy एक साथ करते हैं और dx एक तरफ करते हैं। यहाँ dp और dt है, तो dp वन साइड कर रहे हैं, dt को अदर साइड कर रहे हैं, तो यहाँ से dp इक्वल टू कितना हो जाएगा, R/100, और ये हो गया p dt, dp वन साइड हो गया, dt अदर साइड हो गया। अब p के टर्म dp के साथ रख लो और t के टर्म dt के साथ रख लो, तो p वाला यहाँ उठा लो, तो क्या हो जाएगा 1/p dp इक्वल टू R/100 dt। ये तो कांस्टेंट है तो इसको कहीं भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 1/p dp क्या होगा, log p, ठीक है। p की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, कोई अगर बैंक में डिपॉजिट भी करेगा तो -100 नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए इसमें मॉड लगाइए ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इक्वल टू R/100 कांस्टेंट हो गया, और dt का इंटीग्रेशन t हो गया, प्लस का इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट C हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। अब इसमें देखिए हमें R फाइंड करना है, क्या करें, R, T और P 3 वेरिएबल्स और भी हमारे साथ है ना, तो क्या करें, पहली कंडीशन लेते हैं, ये इनकी वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दी गई है, व्हेन t इक्वल टू 0, तो प्रिंसिपल जो है हमारा कितना है, वो 100 है, पुट कर दीजिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा log 100 इक्वल टू R/100 इंटू टी की वैल्यू 0 प्लस का C, तो इंप्लाइज दैट C की वैल्यू कितनी आ गई, log 100 है ना, log 100, ये तो 0 हो गया, तो C की वैल्यू यहाँ से निकालिए, कितनी आ गई, log 100। अब सेकंड कंडीशन क्या है, व्हेन t की वैल्यू कितनी आती है 10 ईयर्स, तो जो प्रिंसिपल वो डबल हो जाता है, डबल होने मतलब 100 से 200 हो जाता है, तो फिर वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, क्या आ जाएगा, log 200
इक्वल टू ये हुआ R/100 इंटू टी क्या है 10 है ना, 10 ईयर्स के बाद बोला ना, और क्या बचा प्लस सी की वैल्यू मालूम है क्या, आप लोग बोले हाँ अभी तो निकाला था log 100, log वाली वैल्यू इधर उठा लो, ये हो जाएगा log 200 माइनस का log 100 इक्वल टू इससे कैंसिल हो गया तो R/10 बचा। ठीक है ना, यहाँ पे सॉल्व करना है इसको, यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए log m माइनस log n लगा दे, log m/n हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log 200/100 इक्वल टू ये कितना बचेगा R/10, ये तो कट गया इससे, तो ये हो गया log 2 बेस है ना इक्वल टू R/100, सॉरी 10 है ना। अब इसकी वैल्यू दी गई, देखिए कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 0.6931 इक्वल टू R/10, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो कितना बचेगा 6.931, जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन करें ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, वही हो गया इतने परसेंट, है ना, यही आंसर आना चाहिए, रेट परसेंट में होता है। क्वेश्चन नंबर 20, 6.93%। अच्छा इसको इन्होंने 2 डिजिट तक लिया है तो वो भी ले सकते हैं, बाकी ये भी ठीक है, ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, ये इसका पहले वाला किया था, अगर वो पहले वाला कर लिया तो अब ये आसान लगेंगे क्वेश्चन। ठीक, हटा दें। आइए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया देखिए, कह रहे इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली एट रेट ऑफ 5% पर ईयर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया था, सेम क्वेश्चन लग रहा, देखिए R% पर ईयर, यहाँ क्या बोला 5% पर ईयर इंक्रीज हो रहा। एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विद द बैंक। ठीक है, इनिशियली क्या किया 1000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट कर दिया। हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, यानी 10 ईयर्स के बाद वो अमाउंट जो जमा करें वो कितना हो जाएगा, ये पूछा गया। देखिए इसमें भी प्रिंसिपल, अगर हम प्रिंसिपल P लेट कर लें, हमने क्या लेट किया, प्रिंसिपल इसका लेट, प्रिंसिपल हमारा क्या है P, तो कह रहे क्वेश्चन में क्या बोला कि प्रिंसिपल इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो यहां से अगर रेट निकाल लें तो dp/dt होगा, ये कह रहे 5% पर ईयर क्या रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो 5% किसका, 5% ऑफ जो भी अमाउंट जमा करेंगे। अगर प्रिंसिपल P हमने बैंक में जमा किया तो 5% उसका मिलेगा पर ईयर, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इतनी बात ही हो गई। उसके बाद कह रहा है कि एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिट विद द बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर की बात करें कितना हो जाएगा, और लॉग इन्होंने e⁻0.5 की वैल्यू दी गई है, e⁻0.5। ठीक है, इनिशियली कितना जमा किया यहाँ लिख ले रहे हैं हम लोग, इनिशियली क्या है, इनिशियली इन्होंने जमा कितना किया, यानी जब टाइम इक्वल टू 0 तो रुपीज़ जमा किया 1000। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि ये 10 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा, जब ये टाइम 10 ईयर्स हो जाएगा तो बताओ ये P कितना हो जाएगा, जबकि इन्होंने दिया e⁻0.5 की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 1.648। ये देखिए इंफॉर्मेशन दी गई है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, P की वैल्यू निकालना है जब T क्या है 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद P की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये चाह रहा है। तो ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन तो यहाँ से बन रही, इसको थोड़ा सा ठीक कर लिख दें, तो dp/dt इक्वल टू 5% मतलब क्या 5/100, R% R/100, 5% 5/100, जैसे अभी किया था किसका P का। इससे इसको ब्रेक कर दीजिए, 20 आ गया। इसमें क्या कर dp एक तरफ कर दे, dt एक तरफ कर दे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा dp इक्वल टू dt इस साइड ले गए तो हो जाएगा p/20 और ये हो गया dt। अब क्या वेरिएबल सेपरेबल से इसको सॉल्व करते हैं, अब तो खत्म हो गया, dp एक तरफ कर लिया dt एक तरफ कर लिया, p के टर्म एक साथ करने पड़ेंगे, तो ये p उठा लें यहाँ पर, चाहे तो इसी लाइन में कर दें, इसको कर दे 1/, इतना इसको 1/,
पी कर दें, ठीक है। आप लोग 2 लाइन में कर दीजिएगा, मैं एक ही लाइन में कर दिया हमने। पी के टर्म डीपी के साथ और टी के टर्म डी टी के साथ, ये तो कांस्टेंट, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, लॉग पी, मॉड लगाइए ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, प्रिंसिपल अमाउंट कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो लॉग पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/20 तो कांस्टेंट है, और डी टी का टी प्लस सी, इक्वेशन फर्स्ट को ले देना। अब जो कंडीशन दी गई उनके बेस हम सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहली कंडीशन क्या दी गई है, व्हेन टी इक्वल टू 0, तो पी की वैल्यू कितनी है, इनिशियली 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया, ये है, तो पुट कर दीजिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉग 1000 इक्वल टू 1/20, और टी की वैल्यू 0 के, तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, प्लस का सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई, ये पार्ट 0 हो गया, लॉग 1000 हो गया, ठीक है। सेकेंड कंडीशन ले ले रहे हैं, व्हेन टी कितना 10 ईयर्स, तो जब टी 10 ईयर्स है तो ये क्या है, तो ये तो पी है, प्रिंसिपल पी है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लॉग पी इक्वल कितना हो जाएगा, पुट कर दीजिए 1/20 इंटू ये 10, टी की वैल्यू कितनी है 10, प्लस सी, सी की वैल्यू रख दें क्या यहाँ से, देखिए कितना, लॉग 1000, ठीक है। ये लॉग वाली वैल्यू इधर उठा लाना है, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगी, तो हो जाएगा लॉग पी माइनस का लॉग 1000 इक्वल टू, इससे इसको काट दीजिए तो कितना हो गया 1/2। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहां से देखिए, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन करते हैं इसको, तो हो जाएगा लॉग पी बाई 1000 इक्वल, ये क्या है 1/2, या इसको 0.05 भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, आप लोग को पता है क्या है, अगर लॉग एक्स बेस ई है और इक्वल टू अगर बी लिखा, और अगर यहाँ से हम एक्स निकालें तो ई की पावर बी हो जाता है। ये आप लोग को कई बार प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक्स की जगह पे क्या है पी बाई 1000, और बेस ई तो है ही, कुछ नहीं लिखा तो बेस ई है, तो अगर पी बाई 100 निकालें, पी बाई 1000 सॉरी, पी बाई 1000 निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर 0.5, और इसको निकाला क्यों, इसकी वैल्यू पता है, देखिए 1.648, तो यहाँ से बताइए पी कितना हो जाएगा, 1000 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 30 देखिए 30 है, तो ये 3 पॉइंट के बाद डेसिमल भी, तो 3 ये कंप्लीट हट जाएगा, क्या बचेगा 1648, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहीं कोई डाउट तो नहीं है, मुझे लग रहा है कहीं पर भी डाउट होना चाहिए। कोई प्रिंसिपल कह रहे हैं कि वो जो है इंक्रीज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5 ईयर्स पर ईयर, 5% पर ईयर, तो वो जो दिया गया रेट किस रेट से चेंज हो रहा है, रेट निकाल लिया, 5% किसका, प्रिंसिपल का, यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, उसको सॉल्व कर लिया, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी आ गया यहाँ पे। उसके बाद 2 कंडीशन दी गई कि इनिशियली वो 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करता है, 10 ईयर्स के बाद प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, जब ई की पावर 0.5 की वैल्यू 1.648 दी गई है। इस 2 कंडीशन से हमने क्या किया, निकाल लिया सी की वैल्यू, और यहाँ से सी की वैल्यू निकल आई, उसके बाद इसके बाद यहाँ सेकंड से पी की वैल्यू निकल आई। और यहाँ से देखिए ये थोड़ा सा चेंज है लॉग का, लॉग के लिए ये आपको प्रॉपर्टी पता है लॉग की, कि लॉग एक्स बेस ई अगर है इक्वल टू बी है, तो अगर एक्स निकालेंगे तो ई की पावर बी हो जाता है, ठीक है। राइट हैंड साइड में जो भी होता है वो अगर बेस ई है तो ई की पावर में चला जाता है। यहाँ से सीधे सिंपल से निकाल लिया हमने, आंसर आ गया। आंसर देख लेते हैं इसका, चलिए 1648 है ना, 1648 बिल्कुल ठीक है, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 22 है ना, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या दिया गया, इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स, 2 आवर्स में 10% कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया इंक्रीज हो जा रहा है। इन हाउ मैनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख, यानी कितने टाइम बाद वो 2 लाख हो जाएगा। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इसमें भी रेट दिया गया किसका, बैक्टीरिया का ग्रोथ का, प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट
देखिए इनिशियली हम लेट कर रहे हैं लेट बैक्टीरिया बी है, ठीक है। तो इसका रेट लास्ट में दिया गया, देखिए कह रहे हैं कि इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, जितने नंबर उसके प्रोपोर्शनल है, यानी अगर रेट निकाले तो डी बी बाई डी टी, सभी क्वेश्चन में करते हैं हम लोग, रेट यही होता है, डी टी से डिवाइड कर दिया, रेट आ गया। तो ये किसके है, जो नंबर प्रेजेंट है बी के प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है, इसके प्रोपोर्शनल, जो इसके ग्रोथ है उसके नंबर के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से अगर हम डी बी बाई डी टी निकालना चाहें तो आप लोग बोलोगे के कॉन्स्टेंट के ले लिया तो के भी हो जाएगा, ठीक है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई क्या। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले हम सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं, फिर जो कंडीशन दी गई उनको देखते हैं। तो यहाँ से क्या जाएगा, आप लोग बोलिए डी बी एक तरफ कर ले, डी टी एक तरफ कर ले रहे हैं, तो जाएगा डी बी इक्वल टू के बी डी टी। अब बी के टर्म क्या होगा, डी बी के साथ ले आओ, तो हो जाएगा 1/b हो गया डी बी, ठीक है ना, इक्वल टू के डी टी। क्या हो गया, 1/b डी बी इक्वल टू के डी टी। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखिए ये तो करना ही करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लेते हैं, फिर कंडीशन देखते हैं क्या है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बी इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है, और ये क्या होगा, डी टी का टी प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी उसके बेस में, कह रहे इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। इनिशियली जो कंडीशन देखे, ये सी को निकालने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दे रहे थे। इनिशियली जो बैक्टीरिया काउंट है वो 1 लाख, यानी जब टाइम 0 है तो बैक्टीरिया कितना है, 1 लाख। और ये दिया 2 आवर्स में, यानी जब टाइम हो जाता हमारा 2 आवर्स, तो ये कह रहा है कि 10% इंक्रीज हो जाता। अच्छा 10% इंक्रीज होता है, इसका 10% कितना आएगा वो पहले निकाल लें, फिर क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 2 आवर्स के बाद कितना हो जाता। तो पहले 10% इसका निकाल लो, 10% ऑफ 1 लाख, ठीक है, 1 लाख, इसका 10% निकाले कितना आ जाएगा, 10,000। कैसे निकाला, 10/100 कर दिया, तो क्या होगा, एक जीरो कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 10,000। तो यानी इतना इंक्रीज हो जाता 2 आवर्स में। तो पहले 1 लाख और 10% इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया, 10,000 इंक्रीज हो गया, तो 1,10,000, ठीक है। तो यानी कि 2 आवर्स के बाद कितना हो गया, 1,10,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये इन हाउ मैनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। यानी क्वेश्चन में दिया गया कि कितने घंटे के बाद ये जो बैक्टीरिया है वो कितना हो जाएगा, 2 लाख, ठीक है। टाइम निकालना है, और ये 10% जो है वो इंक्रीज हुआ, वो है ना, निकाल लिया हमने कितना, 10% इंक्रीज हो रहा था, इसलिए इसको अलग से निकाल के दिखा दिया। इसको आप लोग रफ में भी दिखा सकते हैं, 10% निकाला कहीं पर भी दिखा दीजिए, और 10% हमने इसमें ऐड करके 2 आवर्स के बाद 1,10,000 हो जा रहा। वो टाइम फाइंड करना जब बैक्टीरिया 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आइए, सबसे पहले जो कंडीशन, पहली कंडीशन को पुट करें यहाँ पे, व्हेन टी 0 है तो बैक्टीरिया काउंट कितना है, 1 लाख, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, लॉग ये हो गया 1 लाख इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, के इंटू 0 हो जाएगा, प्लस का सी, तो सी की वैल्यू हो गई लॉग 50, है ना, कितना आ गया। अच्छा अब क्या करें, व्हेन टी की वैल्यू कितनी है, 2 आवर्स, तो बैक्टीरिया काउंट कितना हो जा रहा है, 1,10,000, ठीक है। फिर से पुट कर दीजिए क्वेश्चन फर्स्ट में, तो कितना आ जाएगा, लॉग कितना है, 1,10,000 इक्वल टू के, और टी की वैल्यू कितनी है, 2, और प्लस का सी की वैल्यू कितनी, लॉग 1 लाख। लॉग वाली वैल्यू इधर उठा लाइए, लॉग m/n हो जाएगा, लॉग m-n होगा, उसको लॉग m/n ले सकते हैं, तो लॉग डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो देखिए 40 से 40 कट जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2k, इंप्लाइज दैट, यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी ना, क्या हो जाएगा, 1/2 log 11/10, ठीक है। यहाँ से k की वैल्यू निकाल आई। अब क्या करें,
इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट कर देते, किसकी, सी और के की। तो पुट वैल्यू ऑफ किसकी है, पहला हमने सी है एंड के इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुट करते, देखिए क्या आ जाएगा। अच्छा बी हमें जब, अच्छा इसमें क्या बोला था, अच्छा वो टाइम फाइंड करना था जब ये क्या हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा। यहाँ से तो ठीक है, इनकी वैल्यू निकल आएगी, इनकी वैल्यू पुट कर देते, पहले से वैल्यू इनकी पुट करने, देखिए क्या मिलता है यहाँ पे, log b इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 1/2 log 11/10 और टाइम क्या है यहाँ पे t, टाइम t है, ठीक है, कितने टाइम के बाद निकालना था वो हम यहाँ से टाइम t, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कहाँ पे है, कहाँ पे, ये वाली है, log 1 लाख है ना, 50 इतना आ गया। अब हमें देखिए टी निकालना है और बी की वैल्यू हमको पता है, ये वैल्यू ये भी पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा log 2 लाख, इसको लेफ्ट हैंड साइड उठा लाइए तो log कितना हो जाएगा 1 लाख इक्वल टू 1/2 log 11/10, ठीक है। ये log m माइनस एन लिखा, log m/n हो जाएगा, तो log कितना हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो ये 50 काट दिया हमने, ठीक है ना, इक्वल टू क्या 1/2 log 11/10, तो यहाँ से कितना आ गया log 2, और यहाँ पे t भी था ना, t कहाँ गया, t इसके साथ था ना, ये t भी है आपका, ठीक है। तो log 2 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें क्या, ये इतना आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा log 11/t इंटू टी, तो टी की वैल्यू निकाल लीजिए, टी की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो टी की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 2 log 2 डिवाइडेड बाई log 11/10, बस यही आंसर आ जाना चाहिए, टी फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 20, 2 log 2 डिवाइडेड बाई log 11/10, यही आंसर आ रहा, ठीक है। क्वेश्चन को रिपीट करने की जरूरत है क्या, देख लीजिए, कह रहे इनिशियली हमने लेट कर लिया बैक्टीरिया, हमारा बैक्टीरिया काउंट हमारा बी है, बी से डिनोट कर दिया उसको, ठीक है। तो कह रहे हैं जो बैक्टीरिया है उस किस रेट से चेंज हो रहा, कह रहे हैं ये जो बैक्टीरिया है उसका रेट जो इसका प्रोपोर्शनल टू द बैक्टीरिया जो भी है उसके नंबर के ही प्रोपोर्शनल है, इस रेट से यानी वो ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और ये कंडीशन लास्ट में दी गई थी, इनिशियल में नहीं दी गई थी, ठीक है। यहाँ से देखिए हमने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दिया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, के ले लिया, इसको सॉल्व कर लिया और एक इक्वेशन बना लिया। उसके बाद कुछ कंडीशन दी गई थी कि इनिशियली बैक्टीरिया काउंट 1 लाख है, उसके बाद 2 आवर्स के बाद ये 10% इंक्रीज हो रहा, तो 10% हमने निकाल लिया, ये इतना इंक्रीज हो रहा, तो उसके बाद 10% 10,000 आया, इसमें ऐड कर दिया, तो 2 आवर्स के बाद कितना बैक्टीरिया काउंट वो निकल आया, इसके बेस पे सी और के हमारा निकल आया, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, हमें टी फाइंड करना था, जबकि बी कितना है 2 लाख हो जाएगा, तब बताओ कितने टाइम के बाद ये बैक्टीरिया काउंट 2 लाख हो जाएगा, वो टाइम निकालना था, हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, इजी था। और ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है आप लोग के बोर्ड के लिए, आप लोग इससे अच्छे से करके जाना। आइए क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो आपका एमसीक्यू है ना, मल्टीपल चॉइस है, तो एक काम करते हैं क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ना। कह रहे थे जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, यानी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट उसमें रहेगा, इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई, ये दिया गया। बताइए कैसे करें। सबसे पहला तो वेरिएबल से वेरिएबल से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, डी वाई एक साइड डी एक्स अदर साइड, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए, डी वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स, अच्छा इसको वैसे ले सकते हैं क्या, बताइए, डी एक्स को इधर भेज दिया और ई की पावर एक्स प्लस वाई को भी ब्रेक कर दिया, हमने लिख दिया ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, बेस सेम है, इसकी पावर ऐड होगी, यही आ जाएगा। अब क्या करें, वाई का टर्म डी वाई के साथ, तो ये वाई का टर्म है, तो क्या करें 1/e की पावर वाई डी वाई कर दें, इक्वल टू
ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। इम्प्लाइज दैट ई की पावर वाई को ऊपर ले जाइए तो ई की पावर माइनस वाई डी वाई और ई की पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स, बट ये तो माइनस वाई है ना, तो ई की पावर वाई तो रहेगा बट माइनस वाई का फिर करेंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी, सबको लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई प्लस का सी इक्वल टू 0। अब आंसर दे लें किस फॉर्म में है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू सी, पहले ही सही है, इसको देखें इन्होंने थोड़ा और चेंज करना कर सकते हो, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस सी, ये भी तो कांस्टेंट है, इसको अगेन से सी लिख दिया, ज़्यादा है तो यहाँ सी वन लेके चलिए, अगर पता कि यहाँ कुछ प्लस माइनस होगा तो पहले सी वन लेके चले हम, बाद में जो माइनस सी वन आया इसको सी बोल दिया, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू सी, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आपका ए है।